हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। जैसा कि आपको पता है मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है जिसमें मैं चैप्टर 6 के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। चैप्टर 6 के बारे में क्या क्या चर्चाएं होंगी आप देखिए। आज मैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों की बात करूंगा, यानी स्थल मंडल की बात करूंगा। याद होगा मैंने अभी तक आपको बहुत सारी बातें बताई, यहाँ तक कि मैंने आपको जियोग्राफी की एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली है। उसमें मैंने आपको मैपिंग भी पूरी पढ़ा दी है, इंडिया की मैपिंग भी चल रही है। एनसीईआरटी 11 की कंप्लीट हो गई है, तो इनके बाद मैं 6 से 11 तक फिर से स्टार्ट किया हूँ, तो उसको सहयोग करिए, आप लोग देखते रहिए बराबर। चलिए मैं बात करता हूँ, सीधे मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। पृथ्वी के स्थल मंडल की। स्थल मंडल आप देखे होंगे कि देखिए आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। यहाँ पे पॉइंट देखिए, सभी जगह एक समान नहीं है। क्या कह रहे हैं कि सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं पे उबड़ खाबड़ तो कहीं पे अलग अलग है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार की स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उस पे धीरे धीरे गति हो रही है। यहाँ पे देखिए एक बात आप सुनिए, क्या कह रहे हैं कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पे आप खड़े हैं उसमें भी भैया धीरे धीरे गति हो रही है। यानी जिस मैदान पे हम खड़े हैं उस पे गति हो रही है। ये किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपको विस्थापन थ्योरी को, विस्थापन सिद्धांत की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विस्थापन सिद्धांत क्या कहता था उसी के बारे में बताने की कोशिश करें, और प्लेट विवर्तनी थ्योरी की तरफ आपका दिमाग घुमाने की कोशिश किया जा रहा है कि मतलब आप प्लेटों के बारे में अध्ययन करिए। जैसे मैंने आपको बताया भी है, फिर से मैं बता रहा हूं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी कई प्लेटों में विभाजित है। कई प्लेटों में विभाजित है, जिसमें समुद्री प्लेट भी कही जाती है, स्थल प्लेट और महासागरीय प्लेट, दो प्लेट पाई जाती है। ये एक दूसरे से दूर या एक दूसरे से पास गतिमान रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। उसकी बात मैं विस्थापन थ्योरी और इन सब बातों में अलग से करूंगा। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं पर धंस जाती है, जैसा अभी 2 सेकंड पहले मैंने कहा। ठीक है, इसी का परिणाम यही है कि प्लेटों के खिसकाव की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ, एटलस पर्वत का निर्माण हुआ, और बहुत सारे पर्वत, अगर आप यूएसए की बात करो, अमेरिकन पर्वत की बात करो, चाहे दक्षिण अमेरिका की बात करो, चाहे उत्तर अमेरिका की बात करो, दोनों की जो पर्वतमालाएं हैं उनका जो उद्घाटन हुआ या उनका जो उत्पत्ति हुआ है वो इन्हीं के कारण हुआ, प्लेटों के गति के कारण हुई है। ठीक है, आगे बातें करते हैं और यहाँ पे एक बात आपसे लिखते हैं कि यहाँ पे आपको पहाड़ी और पर्वत में अंतर बताने की कोशिश की गई है। लिख रहे 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। 600 मीटर की ऊंचाई, 600 मीटर से प्लस 600 मीटर से अधिक वाली ऊंचाई जो हो पर्वत की, पहाड़ी की, उसको पर्वत के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, 8000 से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। जैसे इसके ऊपर कितने पर्वत हैं, तो आप कहोगे भैया यही हिमालय पर्वत की जितनी भी शिखाएं हैं उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। हिमालय में जितने भी आएंगे वही 8000 की हैं, उसके अलावा कोई भी 8000 तक नहीं पहुंचा पूरी दुनिया में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6000 मीटर तक की ऊंचाई तक, 600 मीटर की ऊंचाई तक के पर्वतों को पहाड़ी नाम से जाना जाता है। जैसे असम की पहाड़ियां हो गई, या इधर आप देख लीजिए कि असम की पहाड़ियां, दक्षिण भारत की पहाड़ियां कुछ मिलती हैं आपको देखने को। वो बातें मैं आगे करूंगा, आगे चर्चा होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे कह रहे हैं कि ये देखिए एक मैप बनाने की कोशिश किया गया, इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डिफाइन भी कर रहा हूँ, आगे आने वाली क्लास में, आगे चैप्टर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे है पहाड़ी, पहाड़ी के बारे में आप जान लीजिए कि पहाड़ी क्या होती है भाई। पहाड़ी है कि जहां पे, पहाड़ी का मतलब ये हुआ कि जो 5600 मीटर तक की ऊंचाई के
खड़े ढाल वाली यानी ऐसी आकृति वाली जो भी है उनको पहाड़ी कहा जाएगा। मैदान क्या होते हैं? समतल, समतल सतह या पहाड़ों के पाद, पहाड़ों की जो सतह है उसको कहा जाएगा मैदान। वितरिका क्या है? डेल्टा क्या है? नदी मुहाना क्या है? वितरिका क्या होता है? जब कोई नदी बहते बहते वो दो खंडों में बढ़ जाए, दो खंडों में बढ़ जाए तो इसको वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। और यहीं पे अगर कोई नदी इस पे आके मिल जाए तो उसको कहते हैं सहायक नदी। समझ जाइए, सहायक नदी और वितरिका में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क यही है सहायक नदी उसकी जलधारा को बढ़ाता है, वितरिका उसका खंडन करता है। ठीक है, ठीक। डेल्टा, डेल्टा वहां बनता है जहां पे नदी के मुहाने को डेल्टा कहेंगे, नदी के मुहाने को डेल्टा कहेंगे। ठीक है, नदी मुहाना ही डेल्टा कहलाता है। डेल्टा के 5 रूप होते हैं, मैंने चर्चा किया है, आगे आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा भी। सहायक नदी मैंने बता दिए। पठार क्या होते हैं भाई? पठार के बारे में आपको जानना हो, पठार क्या होते हैं तो आप कहोगे सर पठार ये होता है कि जैसे कोई पहाड़ी है उठी है, उसकी अगर चोटी को हटा दिया जाए, उठे हुए भाग या यूं कहूं चोटी रहित उठे हुए भाग को हम पठार कहते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि मेज जैसी संरचना जो होती है, मेज जैसी संरचना को पठार कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मेज जैसी संरचना को पठार कहा जाएगा। वाह्य प्रक्रिया स्थल से लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। जैसे वाह्य प्रक्रिया में कौन कौन से रख रहे हैं? वाह्य प्रक्रिया के बारे में जो लगातार टूटता है स्थल, या लगातार टूट रहा है, या लगातार घिस रहा है, या लगातार बह रहा है, तो उससे क्या होगा? इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। जो टूट रहा है, पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीचे चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये रहा एक सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है। अगर इस सरफेस को ध्यान से देखिएगा, अगर इस पे जल बहेगा तो ये क्या होगा? सरफेस धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। गलेगा कि नहीं भाई? गल के बाहर निकल जाएगा और कुछ दिनों बाद ये सतह नीचे होने लगेगी। क्या होने लगेगी? नीचे होने लगेगी। वहीं निक्षेपण क्या होता है? अपर्दन के बारे में समझ लिए। अपर्दन यानी सतह का टूट के बहना, अपर्दन हुआ। और निक्षेपण क्या है भाई? निक्षेपण का मतलब है कि जहां से ये बह के जहां जा रहा है और जहां पे ये क्षेपित हो रहा है, जहां पे ये अपना मलबा गिरा रहा है, उस क्रिया को निक्षेपण कहा जाएगा। निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण को समझना हो तो आप नदी घाटी को समझिए। कोई भी नदी अपने साथ साथ जो कछारी मिट्टी ले आती है, जड़ोली मिट्टी ले आती है, वो कहीं पे रखती हुई जाती है, जो रख देती है, इसी क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु और बर्फ द्वारा होती है। ठीक है, हम विभिन्न स्थल रूपों की ऊंचाइयां और ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलो भाई, वर्गीकृत कर सकते हैं तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा सवाल है कि पहली बात है कि हम पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पर्वत क्या चीज होती है? ठीक है, क्या है पर्वत? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाइयां हैं। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। ये देखिए, आधार इसे बोलते हैं। ये आधार चौड़ा है और शिखर कम होता है, शिखर छोटा होता है, यही लिख रहे हैं, चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत अधिक ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। ठीक है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिसे हिमानी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं और हिंदी में भी ऐसे ग्लेशियर लिख दिया जाता है। कई बार आपने किताबों में देखा होगा, कई किताब वाले हिमानी के बजाय ग्लेशियर लिखना पसंद करते हैं हिंदी में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है ग्लेशियर या हिमानी? क्या होती हैं? नदियों, जो बर्फ की नदियां हैं या बर्फ की बड़ी बड़ी झीलें हैं, उन्हीं को हिमानी या ग्लेशियर कहा जाएगा। यह कुछ ऐसे पर्वत हैं, एक सेकेंड, यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है।
ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत पे कठोर जलवायु के कारण बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब जलवायु क्या होगा, देखिए जलवायु पर्वत पे कैसी जलवायु होगी, ऊंचाई जाने पे यहाँ पे ठंड बढ़ेगी, ठीक है। दाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है, दाब कम होने लगेगा। तो ये सब कंडीशन होने के साथ साथ उपापचयी क्रियाएं सही चलेगी नहीं। उपापचयी क्रियाएं यानी उपापचयी क्रियाएं समझ रहे हैं ना, उपापचयी यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी हमारे खाना के पचाने की जो क्रिया होती है वो सही नहीं चलेगी। तो ये सब डिस्टर्ब होता है, दाब ताप और ये उपापचयी क्रियाएं, हमारा रक्त ताप, ये सब डिस्टर्ब होता है। वहां पे रहना एक मतलब एक कठोर परिस्थितियां है रहने के लिए वहां पे। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य नहीं होता है, या यूं कहूं कृषि योग्य की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। और जैसे मैंने कहा श्रृंखला का मतलब क्या होता है भैया, सीरीज, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे वलित पर्वतों की बात अभी आगे आती है तो करते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। कितने, सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे हिमालय, आल्प्स और एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नताएं होती हैं। अगर मैं पर्वतों को बांटूं, अगर हम लोग पर्वतों को बांटे, एनसीईआरटी कह रहा है, तो हम 3 प्रकार से बांटेंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से भैया, वलित पर्वत कहेंगे, वलित पर्वत जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, और भ्रंशोत्स पर्वत, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहां पे कह रहे हैं कि 3 प्रकार के पर्वतों को हम बांटेंगे। हिमालय और अल्प्स पर्वत जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी वलित पर्वत है। यहाँ से ये वाला बहुत बार पूछा गया है। ये जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मैं बता नहीं सकता कौन कौन परीक्षा में आया है। मेरे ख्याल से हर प्रकार की परीक्षा में ये जरूर पूछा गया है, हर प्रकार की परीक्षा में। चाहे आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात करो, कैसी भी कंपटीशन की परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न जरूर आया है। आईएएस से लेके हर छोटी मोटी परीक्षाओं में। अपर्दन जो है वो कुछ इस प्रकार है। हाँ, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, ठीक है। ये यहां से लेके आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, गोलाकार दिखाई देती हैं। देखिए अपर्दन के कारण, जैसे ये पर्वत था, कुछ इस प्रकार पर्वत होते हैं, कुछ इस प्रकार पर्वत खड़ी ढाल वाले होते हैं। लेकिन जब इसमें पर्वत में हवाएं चलती है या बारिश होता है तो इसकी सतह घिसने लगती है और इनका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है। वही कह रहे हैं, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण इनकी सतह घिस जाती है। तो अल्पेशियन, उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन, रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। देखिए थोड़ा थोड़ा गोलाकार, पर्वलाकार दिखाई नहीं दे रहा है, या कुछ पर्वत तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। पहले इनको सबको हटा दिया जाए एक सेकंड, ताकि आपका एक बात क्लियर होती चले। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक बार वलित पर्वत के बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आपको वलित पर्वत के बारे में बताया नहीं गया है। वलित पर्वत होता क्या है? वलित पर्वत, इसको इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय। आपको समझने के लिए हिमालय समझिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर ही चेंज कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर होता चले कि क्या लिखा है। हिमालय, हिमालय कैसे बना है? जैसे एक एशियाई प्लेट जो था,
एशियाई प्लेट में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट जब टकराई तो इनके टकराने के कारण ये श्रृंखला, ये वाला जो भाग था इसमें दरारें पड़ गई, या यूं कहो ये इस तरीके से मुड़ गया, ये इस तरीके से मुड़ गया। इस उठे हुए भाग से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो गया। इस उठे हुए भाग से पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लड़की देख रहे हैं, ये लड़की, इस लड़की को ध्यान से देखिए आप, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत आया, प्रायद्वीपीय भारत यानी, और इधर एशिया वाला प्लेट है। ये एशिया प्लेट और प्रायद्वीपीय भारत का मिलान हो रहा है, कुछ इस प्रकार हो रहा है। देखिए ये रहा लाइन जहां पे एशिया की प्लेट है, एशिया वाली प्लेट है, एशिया की प्लेट, ठीक है, और इधर से प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट जा रही है, ठीक है। जब ये मिलेंगे, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कौन किधर से जा रहा है। देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है, तो होगा क्या, होगा क्या, देखिए जब ये मिलेंगे तो देखिए मिलान होने से इनके उभार हो जाएगा, इनके बीच में एक उभार हो जाएगा। ये उभार ही एक्चुअल में पर्वत का रूप ले लेता है, पर्वत बन जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो मैं जब प्लेट विवर्तनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको इसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल आप क्लास 6 के लेवल पे इतनी ही बातें आप समझिए, बहुत अच्छा होगा। बाकी आने वाले एनसीईआरटी में इसको बढ़िया से डिफाइन करूंगा। चलिए मैं बात कर रहा था आपसे बात कर रहा था, पहले इनको साफ कर लिया जाए ताकि आपको ये चीजें हो जाए, क्लियर हो जाए। एक सेकंड का समय दीजिए मुझे। चलिए अब बात आती है कि हमें समझना है भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत समझने के लिए यहाँ पे इस मैप को आप देखिए, इस इमेज को देखिए, ठीक है। क्या होता है, पृथ्वी का एक खंड है, जैसे ये पृथ्वी का एक खंड है, हरे कलर से एक खंड बना रहा हूं। चलिए हरे कलर से मैंने एक खंड बना दिया कि चलिए ये पृथ्वी का एक खंड हो गया, ठीक है। किसी कारणवश इसमें एक दरार पड़ गया, कारण चाहे जो हो। क्या हुआ, ये वाला पर्वत, ये वाला भाग या तो स्थिर रहा या तो ऊपर उठ गया और ये वाला भाग नीचे चला जाए। चाहे ये स्थिर रहे, ये अकेला नीचे हो जाए, चाहे दोनों हो जाए, चाहे ये उठ जाए अकेले, ये स्थिर रह जाए। इनके बाद स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। एक सेकंड समय दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, जैसे मैंने मैप बनाया, देखिए ये वाला उठा हुआ भाग है और ये वाला नीचे धंसा हुआ भाग है। यहां से ये दरार पड़ी थी, ठीक है, यहां से दरार पड़ी। ये उठा हुआ भाग आपको पर्वत सदृश लगेगा। कैसा लगेगा, ये उठा हुआ भाग पर्वत सदृश लगेगा, पर्वत की तरह लगेगा, और ये नीचे हुआ भाग आपको भ्रंश घाटी की तरह नजर आएगी। इस तरह के पर्वत का जब निर्माण होता है, इस तरीके के पर्वत का निर्माण जब होता है तो कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत। एक केस और हो सकता है यहाँ पे, ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मैं आपको बना की कोशिश कर रहा हूं। जैसे भैया ये हुआ आपका एक कोई बन गया, जैसे ये आपकी कोई पट्टी हुई या एक पृथ्वी का खंड है, ठीक है। ऊपर से क्या हुआ कि देखिए यहां पे दरार पड़ी, यहां और यहां दरार पड़ी, और हुआ क्या, ये दोनों भाग नीचे की तरफ धंस गए, ये दोनों भाग नीचे की तरफ धंस गए, यानी कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये भाग दोनों नीचे की तरफ धंस गए, यानी ये देखिए
ये नीचे की तरफ आ गए। तो ये जो उठा हुआ भाग है, ये वाला उठा उठा नजर आएगा, तो ये भी एक पर्वत का निर्माण करेगा। इसको भी भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं अब टॉपिक पे, जो टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए आपके टॉपिक पे कि भ्रंशोत पर्वत क्या है भाई, अब उसके बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है और उससे एक पर्वत का निर्माण हो जाए तो उसी को कहेंगे। ऊपर उठे हुए खंड को हास्ट कहते हैं और नीचे हुए खंड को ग्रावन कहते हैं, ग्रावेन कहते हैं। इसको हास्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? हास्ट कहेंगे, और इसको ग्रावेन कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्रावेन। ठीक है, ये चीजें ठीक है। यूरोप की राइन घाटी, वासेजस पर्वत ना, इस तरह के पर्वतमाला के उदाहरण हैं। ठीक है, विश्व के मानचित्र पे आप इसको ढूंढ सकते हो, या आने वाले दिनों में मैं इसके बारे में बताऊंगा। हो सकता है कि अभी जो मैंने 2-3 मिनट आपको बताया, ये आपको थोड़ा सा कम क्लियर होगा। तो आप क्या करिए, आप वीडियो को रोकिए और पुनः वापस जाके 2-3 मिनट आप उसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट पे, जो कि हमारा है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत। उसके पहले हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत क्या होगा? ज्वालामुखी क्रियाओं से बना हुआ पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक बार फिर से मैं वही चीज निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये हुआ एक, मान लीजिए कि यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, यहां से ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से क्या होंगे? लावा बाहर निकलेंगे, लावा बाहर निकलेंगे। ये लावा इकट्ठा होकर, इकट्ठा होते 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 पर्वत सदृश, पर्वत जैसे स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, जिससे इनके द्वारा जो पर्वत बनता है उसी को क्या कहा जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत कहलाएगा। जैसे माउंट किलिमंजारो, ठीक है, जापान का फ्यूजियामा, ठीक है, जापान का फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, पर्वत के बहुत लाभ है। पर्वत के लाभ क्या होंगे? पर्वत के बहुत लाभ है। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों को का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियां होती हैं। जो हिमानियां है वो नदियों का स्रोत होती है, मुख्य नदियों का स्रोत होती है। जैसे गंगोत्री निकलती है, गंगोत्री के पास एक हिमनद है, वहां से निकलती है। या जितनी उत्तर भारत की नदियां हैं वो हिमानी जनित नदियां हैं। ठीक है, पन बिजली के उत्पादन, पानी बिजली का उत्पादन सिंचाई के लिए उपयोगी होता है, ईंधन के लिए। और ये पर्वत जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्वत बहुत ही अमूल्य खनिजों का भंडार अपने अंदर रखे रहते हैं। अमूल्य खनिज का भंडार रखते हैं, खनिज व ईंधन का भंडार रखते हैं। अगर मैं कहूं कि किसी पर्वत की खुदाई, पर्वत के अंदर बहुत सारे अमूल्य खनिज और ईंधन होते हैं, और इनसे निकालना आसान होता है कंपेरिजन टू पृथ्वी के अंदर निकालने में। पृथ्वी के अंदर से निकालने के कंपेरिजन में इनसे निकालना आसान होता है। ठीक है, ये बातें आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा भी गया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बात बताई वही चीज देखिए, वही चीज यहाँ पे बनाया गया है जो मैंने अभी बात बताई आपको। ये देखिए, ये वही चीज लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पठार की, और मैं पठार की बातें अब नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जो कि आपको कल ही या परसों क्लास मिल जाए। आपको परसों या कल क्लास इसकी मिलने वाली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ जितनी बातें मैंने बताई बहुत ही अच्छी लगी होंगी। आप सहयोग करेंगे, लगातार देखेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको, टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अन्य क्लासेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जरूर चेक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।